2024 के कुरुक्षेत्र के लिए चुनावी मैदान तैयार है, सज चुका है और सारी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। अपनी अपनी सेना भी तैयार करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने 2024 के लिए बीजेपी का टारगेट 400 प्लस सेट किया है और उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। 2 दिन के मंथन के दौरान अमित शाह ने अपनी पार्टी से कहा कि वो 2024 में एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल करना चाहते हैं ताकि विरोधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने से पहले भी 10 बार सोचें। जीत इतनी बड़ी होनी चाहिए और इस बार चुनाव में जीत का मार्जिन जो है वो 51% होना चाहिए। अमित शाह ने पार्टी को टास्क दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 से 10% कम से कम बढ़ाया जाए और 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य अपने सामने रखें। यह बीजेपी की बात हुई। कांग्रेस पार्टी की भी सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई और उसमें भी कांग्रेस पार्टी की टीम में काफी फेरबदल किया गया है। कई चेहरों को जगह मिली है, नए प्रभार मिले हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं। नेशनल अलायंस कमेटी इससे पहले बनी थी जो कि इंडिया अलायंस के अंदर बातचीत करके सीटों के सीट शेयरिंग में आगे का बात करेगी। मैनिफेस्टो कमेटी बनी और इसके बाद सभी राज्यों के लिए महासचिव और इंचार्ज भी तय कर दिए गए हैं और उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं। दोनों पार्टियों की तैयारी और टारगेट पर आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। संसद का हालिया में जो सत्र खत्म हुआ उसके अंदर एक जबरदस्त हंगामा हुआ था। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। उपराष्ट्रपति ने इसे अपने पद का, अपने समुदाय का अपमान बताया था, जाट कम्युनिटी का अपमान बताया था। कल्याण बनर्जी ने उस वक्त सामने आकर कहा था कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके कहने में कितनी हकीकत थी, सच्चाई थी, आज पता चल गया जब हुगली में अपने वर्कर्स के बीच एक बार फिर कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। एक बार फिर সেটা তো দেখতে হবে না, আবার উনি এদিক ওদিক দৌড়ন কিনা সেটাও তো দেখতে হবে না। দেখি একটু ওয়াচ করি 24 ঘন্টা কি করে, ওয়াচ করতে হবে। আপনার ইতিহাস আমাদের সবাইকার জানা আছে, কি করেছেন বাংলার বুকে যখন এসেছিলেন। মানুষ সব জানে, আপনি কি সব জানে, উত্তর দিয়ে দেবে, চিন্তা করার কিছু নেই। এগিয়ে চলুন, লড়তে হবে আমাদের। ये अभी की तस्वीर आई और इतना हंगामा जिस बात पर बरपा हो उसके बावजूद ये तेवर जो हैं कल्याण बनर्जी के बरकरार हैं। आइए हम लोग पहले इसी पर बात कर लें। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज, अभय जी का बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी जेडीयू से, राजीव जी बहुत स्वागत आपका भी। और AK वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पार्टी से, वाजपेयी साहब आपका बहुत स्वागत है। अभय जी आपके सहयोगी हैं, यूं तो सीधा आपका पार्टी का मामला तो नहीं है, लेकिन जब पहले हुआ था तो ये इल्जाम लगाते हैं कि राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी की नकल करते हुए वीडियो बनाया, उपराष्ट्रपति का अपमान किया। अब कल्याण बनर्जी वही काम दोबारा कर रहे हैं, तो इतना तो साफ है। अगर उस वक्त, हालांकि उन्होंने खेद तो व्यक्त नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि मैं सम्मान करता हूं, तो कितना सम्मान है इन्होंने खुद प्रदर्शित दोबारा कर दिया। सौरभ जी, आप भी और दूसरे सारे चैनल भी रोज मिमिक्री के वीडियो डालते हैं और अपने प्रोमो में चलाते हैं, अपने ब्रेक्स में उसको चलाते हैं। प्रजातंत्री व्यवस्था में मिमिक्री करना, नकल उतारना उतना अपमानजनक नहीं माना जाता जितना अपमान रोज भारत के प्रजातंत्र का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रजातंत्री मर्यादाओं का, प्रजातंत्र में स्थापित संस्थाओं का कर रही है। प्रश्न सिर्फ इतना था कि सांसद कह रहे थे कि गृह मंत्री जी, जब 13 दिसंबर 2001 को इतना बड़ा हमला संसद पर हुआ था और 13 दिसंबर 2023 के 6 दिन पहले एक दुर्दांत आतंकवादी ने अमेरिका से एक वीडियो डालकर कहा था कि मैं संसद भवन को उड़ा दूंगा, तब आपने उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या की जब स्मोक बम लेकर लोग अंदर घुस आए? क्या हमारे देश के गृह मंत्री सदन में आकर इस बात पर जवाब नहीं दे सकते? जी, आजाद भारत के इतिहास में समूचे विश्व में ऐसा नहीं हुआ। 2019 से लेके अब तक मोदी सरकार ने 214 बार सस्पेंड किया है सांसदों को। आप चौंक जाएंगे सुनकर सस्पेंशन क्यों? अगर हम कहें प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर सदन में चर्चा कराइए तो वो कहते हैं सस्पेंड कर दीजिए। हम कहते हैं महंगाई पर कराइए, चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है, वो कहते हैं सस्पेंड कर दीजिए। हम कहते हैं कि अडानी जी
कि जांच के विषय पर चर्चा करा लीजिए। हम कहते हैं कि सुनिए ना सौरभ जी, हमने जब जब प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की मांग की, हमको सदन से बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश प्रजातंत्र मुक्त हो जाए, जो सदन हमारा मेरी है बात वो सुनिए, आप मेरी बात विपक्ष सुन मुक्त लीजिएगा हो जरा। जाए, और संसद में जो सुरक्षा कानून में, है संसद वो की सुरक्षा बहस में मुक्त हो चूक, जाए। आप लोगों की गृह मंत्री के जवाब की मांग, आप विपक्षी सांसदों का निलंबन, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई, एक एक मुद्दे पर बहस हम लोगों ने कराई। मेरा तो आज का ये विषय ही नहीं था। मैं तो आज बात करना चाह रहा था बीजेपी की 2 दिन की पदाधिकारियों की बैठक और सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या क्या निकला। हमारा विषय वो था, लेकिन अभी अभी ये वीडियो दोबारा आ गया, तो मैं इसलिए केवल इतना पूछ रहा हूं। आपने कहा मिमिक्री कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, नहीं होगा क्रिमिनल अपराध, लेकिन ये काम अगर वो कोई आपका साथी दोबारा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनको उपराष्ट्रपति के कंडक्ट में कोई कमी नजर आती है जिसका वो बार बार उपहास उड़ाते हैं, तो खुलकर वो एक बार कह दी जाए बात। सौरभ जी, सर्वोच्च अदालत में ये बात गई थी पहले भी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सांसदों का सदन के अंदर या सदन के बाहर अगर उनका की दुर्भावना नहीं है तो ये आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। लेकिन आपराधिक कृत्य क्या होगा कि आप देश की सीमा से लेकर संसद तक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। हम गुहार लगाते रहे, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर मुंह तो खोलिए। हमको अविश्वास का प्रस्ताव भारी मन से लाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने 40-50 मिनट तक एक शब्द नहीं बोला मणिपुर पर, हमको वॉकआउट करना पड़ा, तब प्रधानमंत्री जी बोले। तो ये कैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई। आखिरी बात कहने दीजिए, बस सिर्फ आखिरी बात। देखिए आज हाल देश के लोगों, जो सौरभ जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार का शो देख रहे हैं, समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का एक सिस्टम था कि 75% बिल हमारे समय कमेटियों को जाते थे, वो घटकर 16% हो गए। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन था, जनता के बीच में कानून डाले जाते थे कि जनता बहस करके बताए कि वो कानून कैसे हैं, वो समाप्त कर दिया, 11% तक रह गया। अध्यादेश का राज मोदी जी ने देश में स्थापित कर दिया, एवरेज 11 अध्यादेश हर साल लेकर आ रहे हैं, और सदन होने वाला रहता है उसके 5-5 दिन पहले भी ईडी सीबीआई के एक्सटेंशन का अध्यादेश लाते हैं। इनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले साहब सदन चले ना चले, अध्यादेश ही हम चलाना चाहते हैं। तो किसानों के क्रूर काले कानून हो, चाहे उस किसानों के जमीन हड़पने के कानून हो, जितना भी ये लोग प्रजातंत्र का दमन करना चाहते हैं, वो अध्यादेश के माध्यम से करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक तो हम मैं अब जरा एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहता हूं। अब ये वीडियो आया, कल्याण बैनर्जी दोबारा उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे हैं, इस पर अभय जी ने कहा हुआ आपने सुना, प्रेम जी आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा इससे बड़ा विषय यह है कि सरकार की जवाबदेही है क्या नहीं, सरकार जो है वो संसद का सम्मान कर रही है कि नहीं कर रही है, सुरक्षा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। देखिए, सबसे बड़ा पहले इन्होंने कहा कि कार्टून और मिमिक्री ये सब जो है लोकतंत्र में बहुत जायज़ है। एक आपको ये खबर दिखा रहा हूं मैं, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्टून एक जबलपुर में व्यक्ति ने शेयर कर दिया, कांग्रेसियों ने उसकी हत्या कर दी थी। ये कांग्रेस के शासनकाल की व्यवस्था थी कि जो लोग इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं लोकतंत्र की, उनकी अपनी हरकतें किस तरह से हत्या तंत्र पर आमादा हो जाते हैं, ये इसका एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो सांसद श्रीमान कल्याण बनर्जी मिमिक्री आर्टिस्ट बन के टहल रहे हैं, सुश्री ममता बनर्जी का एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बना दिया, उसको बंगाल की सरकार ने जेल में ठूस दिया। तो कार्टून और मिमिक्री अपराध नहीं है ये कह रहे हैं साहब, लेकिन अगर कोई बना दे, सोनिया गांधी की बना दे तो उसकी हत्या हो जाए, ममता बनर्जी की बना दे तो जेल पहुंचा दिया जाता है। तो इनकी लोकतंत्र में आस्था को लेकर जो इनका जवाब था, उसका आप असली स्थिति क्या है ये जान लीजिए। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा संसद पर जो वहां एक भेदिया घुस गया। भेदी भाई, संसद की सुरक्षा का दायित्व तो लोकसभा अध्यक्ष का है, लोकसभा अध्यक्ष ने उसकी जांच का आदेश दिया, तो जांच चल रही थी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांसद को उस पर प्रश्न पूछने के कारण नहीं निकाला गया, बल्कि यह पहले से तय किया गया था और यह सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि संसद के सदन में अगर कोई तख्तियां लेकर आएगा तो अपने आप सस्पेंड मान लिया जाएगा। यह तय है, यह संसद का नियमानुकूल है ये कि अगर कोई वेल में आएगा सस्पेंड माना जाएगा, कोई अध्यक्ष या सभापति की चेयर के पास जाएगा सस्पेंड माना जाएगा। यह संसदीय प्रक्रिया है। तो आप चर्चा के लिए कभी नहीं निकाला गया, हिंडनबर्ग की चर्चा पर किसी को नहीं सस्पेंड किया गया। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड कांग्रेसी झूठ बोलते हैं आपके चैनल पर,
इसको मैं बेपर्दा करना चाह रहा था। अच्छा, ठीक है। लोगों को हुड़दंग करने के लिए, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी, अभय जी, इस पर हम लोगों ने पिछले हफ्ते बहुत बहस कर ली है। जो है अलोकतांत्रिक वही लोग कह सकते हैं जो कार्टून बनाने पर हत्या। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं चाह रहा हूं इससे हम आगे बढ़े। मैं आज का विषय दर्शकों के सामने रख रहा हूं, उस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। ये अगर प्रसंग बीच में आ जाएंगे तो आ जाएंगे अपने आप, कोई बात नहीं। देखिए, बीजेपी की 2 दिनों की पदाधिकारियों की बैठक से खबर यह निकल करके आई कि अगर कोई संयुक्त उम्मीदवार जितनी भी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने रख दिया जाए, उसका असर तब नहीं पड़ेगा अगर बीजेपी का लक्ष्य होगा 50% से ज्यादा वोट लाना। तो इस बार उस बैठक में तय हुआ कि काम ऐसे कीजिए बूथ पर जाकर कि जनता आपको 50% वोट से जिताए। इसके लिए क्या करेगी पार्टी? वो जो कमजोर सीटें अपने लिए मानती है, जहां पार्टी प्रत्याशियों की हार होती है, ऐसी कम से कम 160 सीटों को पहले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी राज्य के चुनाव में हुआ, और वहां अच्छे नतीजे बीजेपी को मिले, ताकि वहां पर पहले से प्रत्याशी उतरकर काम करने लगे। इसमें 5-5 सीटों के क्लस्टर भी बनाए जाएंगे, अलग अलग लोकसभा सीटों के, ताकि उन पर अलग से फोकस तरीके से बात हो सके कि कितनी प्रगति पार्टी कर पा रही है। और मोदी की गारंटी, ये मूल मंत्र है जिसको लेकर के इस बार बीजेपी चुनाव में उतरने जा रही है। आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है, उसमें बड़े बड़े नेता बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री भी शिरकत करते हैं और सीधा संवाद वो करते हैं जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थी होते हैं। प्रधानमंत्री ने भी बनारस में ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की थी, अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बात की है। इससे एक सीधे सीधे उस वर्ग को टारगेट करने की कोशिश है जिसको किसी भी सरकारी स्कीम का कोई लाभ मिला है, ताकि उस तक ये संदेश जाए नरेंद्र मोदी हैं तो आपको ये लाभ मिला। ये बीजेपी की तैयारी की बात। अभी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई है, उसके अंदर बहुत सारे फेरबदल किए गए, कई चेहरों को नए नए प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी का इंचार्ज बदला गया, उसमें जो बड़ी खबर निकल करके आई कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की इंचार्ज महासचिव नहीं होंगी, वो फिलहाल बिना किसी दायित्व के महासचिव बनी रहेंगी पार्टी के अंदर। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। ऐसे अलग अलग जो है टीमें बनाई गई। इस पर हम लोग आज बात करना चाह रहे थे। प्रेम जी से दोबारा शुरुआत करता हूं। 50% वोट का टारगेट, कोई कहता है 400 सीट, कितना व्यवहारिक है प्रेम शुक्ला जी देश भर में? अत्यंत व्यवहारिक है। देखिए, 225 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिल चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हम अपना लक्ष्य जो है दोगुने से की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुल मिले वोट जो हैं वो 50% से ज्यादा हैं। कई राज्यों में एनडीए को जो मिले वोट हैं वो 50% से ज्यादा हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल और हमारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो कार्य हुआ है, जिस तरह से गरीब कल्याण हुआ है, जिस तरह से जो है मुख्यधारा में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाया गया है, ऐसे लोगों का और विकसित भारत बनाने के हमारी संकल्प पूर्ति की दिशा में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, स्वाभाविक तौर पर हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों को हम 400 सीटों पर 50% से अधिक वोट पाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो हमें पता चलेगा मई जून में। लेकिन राजीव रंजन जी, आपकी तैयारी है 400 प्लस सीटों पर इंडिया अलायंस का संयुक्त उम्मीदवार उतरे। बीजेपी भी उसको देख करके काम कर रही है कि 50% वोट लाने के लिए लड़ो, उम्मीदवार 1 हो या 10, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, उन्हें अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी और जिस अलायंस में वो है उस अलायंस को ये अधिकार है कि अपने जीत की संभावनाओं को पुख्ता करने के लिए वो प्रयत्न करे। लेकिन हमें धरातल पर कुछ बातें जरूर देखनी होगी। जब भी हम 2019 के वोटों के प्रतिशत की चर्चा करते हैं तो उसमें पुलवामा की सहानुभूति लहर का एक बड़ा योगदान था, और ये आसान ना आपके लिए होगा, ना भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करेगी, और आंकड़ों में इसे समेटना भी बेहद मुश्किल होगा कि दरअसल उनके उन वोटों के प्रतिशत में सहानुभूति लहर का क्या योगदान था। अब परिस्थितियां क्या हैं? देखिए, देश के 3 राज्यों के चुनाव में उन्हें जीत मिली, 2 राज्यों में वो बेहतर नहीं कर पाए, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा, वो जीतने के लिए ही लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा। तैयारियां दूसरी तरफ भी हो रही हैं। हमारा भी नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल, ऑफिस बेरर्स की मीटिंग सब 29 तारीख को दिल्ली में होने जा रहा है। हम अपनी ओर से बिहार की 40 सीटें और देश के जो
जो हमारी कोशिश है कि कम से कम 450 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई में हम आ सकें। जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, जहां वो कमजोर हो, वहां और हम बेहतर कर सके, इसके लिए हमारी भी तैयारियां चल रही हैं। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अब क्या है, आपके पास 2 कार्यकाल थे। इन 2 कार्यकाल में जो पिछली बार आपको इसलिए भी कुछ वोट्स मिले कि लोगों को ये उम्मीद थी कि जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, लेकिन अब 10 वर्षों के बाद लोग बेरोजगारी से लेकर महंगाई और दुनिया में जो हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, या जो पर कैपिटा इनकम का ग्लोबल इंडेक्स है, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं जी, इन आंकड़ों में हिंदुस्तान की हैसियत फीसदी राष्ट्र की बनती जा रही है। ऐसे में ये चुनौतियां कहीं ना कहीं लोगों को अब ये ऐसा लगता है कि ये आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो प्रयत्न करेंगे, लेकिन 400 सीटों पर अगर वो 50%, मुझे लगता है राज्यवार अगर वो सीटों की गिनती करेंगे तो कई राज्यों में उनका प्रभावी जनाधार नहीं है, उनके पास अच्छे साझीदार नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत आसान रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो देश के ज्यादातर राज्यों में हम और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो ऐसी स्थिति में है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके, कड़ा मुकाबला दे सके। इसलिए आपने 3-4 बातें बताई कि क्यों बीजेपी का ये प्लान 400+ जो है अव्यावहारिक है। आपने कहा 2019 की तरीके से इस बार कोई सहानुभूति लहर नहीं है पुलवामा के आतंकी हमले के बाद जो इनके साथ थी। इनके पास सहयोगी दलों की कमी है, कई राज्यों में जनाधार उनका नहीं है, और 10 साल की जिसे ये प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं आप एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, उसका नेगेटिव एक प्रभाव इनके साथ जुड़ने जा रहा है। वाजपेयी जी, राजीव जी का आकलन है, ये इनका आकलन है, इनका तजुर्बा है, इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जलेबी बना दी इन्होंने सारी। 2014 की जीत को भूल गए, 2019 की जीत को भूल गए, और अब ये भूल रहे हैं कि अब ये राम मंदिर की सुनामी है। ये राम मंदिर की सुनामी जो है वो पुलवामा से ज्यादा बड़ी होती है। एक तो ये भी ध्यान रख लें। देखिए, युद्ध है, चुनाव लोकसभा का पूरा युद्ध होता है, इसमें हर पार्टी को अपनी पूरी ताकत से लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को अपना टारगेट फिक्स करने का अधिकार है, और इनका टारगेट खोखला नहीं है, माफ करना। टारगेट के पीछे सपोर्ट है पूरी फाउंडेशन की तरीके से, और जब मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो काम की बात करता हूं, और जब काम की बात करता हूं तो काम गिनाऊंगा तो कम से कम 1000-1200 कामों की लिस्ट है जो समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए हैं। ये तो क्रिटिसाइज करते हैं, ये इनका हक है, इनका अधिकार है, इनको यही करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव विजन एजेंडा इनके पास कोई है क्या? जब हम कहते हैं नेता नहीं है, नियत नहीं है, विजन नहीं है, तो कहते नहीं हम कर लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे? तो हम चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे। मोदी के सामने किसको लाके खड़ेंगे? जनता कंपेयर करती है कि देश का भविष्य किसके हाथों में देना है, उसका जवाब इनके पास है नहीं। देखिए, ये जो टारगेट इन्होंने अभी फिक्स किया है, ये 224 सीटों पे ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो इनके लिए क्या मुश्किल बात है? 225 में 115 और जोड़े, 100 कितनी जुड़ेंगी? 65 जुड़ेंगी शायद, या 75 जुड़ेंगी, तो 400 हो जाएंगी। और इनके कार्यकर्ता, इनके पन्ना प्रमुख, इनकी बूथ कमेटी, माफ करना, हम लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं है। हम लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता कभी कभार गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता पूरी डिवोशन से काम करते हैं। ये इन्होंने अभी इम्तिहान पास करा है 3 राज्यों का, 58% वोट लेके आए हैं। तो कैसे लेके आए? छत्तीसगढ़ का उदाहरण आप समझ लीजिए। एक मैं आपको घटना बता देता हूं, एक मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, 17 दिन तक एक होटल के कमरे में बंद रहे और 24 घंटे काम किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? एक एक बूथ पे, टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे लगे रहे। तो माफ करना, जब तक वो जज्बा नहीं आएगा, जब तक वो काम करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक मोदी से नहीं लड़ सकते। और एक आखिरी बात, मोदी की गारंटी, वो जनता ने विश्वास कर लिया उसमें। राहुल पे नहीं किया, राहुल गांधी की गारंटी पे नहीं किया, मोदी की गारंटी पे किया। उसका तोड़ कहां से लाओगे? काम करके दिखा रहे हैं, ये सपने नहीं दिखा रहे, काम करके दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा टारगेट फिक्स है। जी सर, ठीक है, टारगेट पूरा होगा। और आप ये लिख लीजिए, जब अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों कोई बात कहते हैं ना, तो वो मोदी की गारंटी
वो वाला मामला है। चल ठीक है, इतनी आसानी से वो टारगेट राजीव जी ने बताया प्रेम जी से शुरू होकर के कि 400 का टारगेट व्यवहारिक है कि नहीं है। वाजपेयी जी ने सहयोगी के तौर पर बताया बीजेपी के नेता और तंत्र कैसे काम करता है। कांग्रेस क्या लैग कर रही है, इंडिया गठबंधन के क्या पास क्या नहीं है उनके पास नेता। प्रधानमंत्री कहते हैं नीयत भी नहीं है, विजन नहीं है। राम मंदिर इस बार वो काम करेगा जो आप कह रहे हैं कि पिछली बार बालाकोट की एयर स्ट्राइक ने कर दिया था। अभय दुबे जी, देखिए, बहुत बड़ा खुलासा आज सौरभ जी के शो में हुआ है। वो हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी गठबंधन की नीयत का। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साझा कर रही मानसिकता ने क्या कह दिया आपके शो में, जानते हैं आप? ये कह दिया कि राम मंदिर पुलवामा से भी बड़ा है। इसका क्या अर्थ है? अरे 40 सैनिकों की शहादत हुई पुलवामा में। दुखद प्रसंग था देश के लिए। देश के लिए ऐसा प्रसंग था जिसमें सत्ताधारी दल का अक्षम्य अपराध था कि अब तक जांच भी नहीं हुई। उसको चुनाव में भुनाने वाला मुद्दा बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल। हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, इतनी बड़ी शहादत जिसकी कभी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। यह शर्मसार कर देने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल का है, जिसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अब बात रही 50% वोट परसेंटेज, नहीं, ये देश 50% सीटें करने वाला है भारतीय जनता पार्टी की। याद रखिएगा, ये 10 प्रांतों की 244 सीटों की सरकार है जहां डबल डिजिट में इनका नंबर है। और क्या गारंटी मोदी की? अभी तो प्रधानमंत्री जी आए थे मेरे प्रांत मध्य प्रदेश में, कहा किसान भाइयों मोदी की गारंटी 3100 रुपए में धान खरीदूंगा और 2700 रुपए में गेहूं खरीदूंगा। आप चौंक जाएंगे सौरभ जी, मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूं। 9,27,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है इनकी सरकार बनने के बाद। किस दाम से हुई प्रधानमंत्री जी? 2183 रुपए, जो आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है, नहीं दिए 3100 रुपए आपने। छत्तीसगढ़ में साफ इनकार कर दिया, बिजली हाफ नहीं होगी। राजस्थान में भी सुनने को आया है कि गैस के सिलेंडर को ऐसे ही गारंटी, ये झूठ की गारंटी परोसी गई वोट लेने के लिए। देश का किसान समझ रहा है। और क्या गारंटी दी? किसानों को 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी कर देने की गारंटी परोसी प्रधानमंत्री जी आपने। आपके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमाए, 1600 रुपए रोज, और किसानों की 27 रुपए कर दी। बेरोजगारी की हद यह कर दी कि जो 51% हमारा लेबर फोर्स रेट था, पार्टिसिपेशन रेट था, वो घट के 39% हो गया। 19 करोड़ लोगों ने काम मांगना बंद कर दिया, 12 करोड़ के आपने रोजगार छीन लिए, 84% की आमदनी हिंदुस्तान में कम कर दी। एमएसएमई को तबाह करने की गारंटी थी। चीन को गारंटी यह थी कि न सिर्फ सीमा में घुस कर आया, उसने आपका एमएसएमई तबाह कर दिया। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट उससे कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी गुहार लगाती रही आपसे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, कि बंद करिए ये खेल खिलौने के उद्योग में। ठीक है अभय जी, मतलब मोदी की गारंटी नहीं चलने वाली के उद्योग में। आपने इतने सारे विषय बताए, मतलब ये कि ये मोदी की गारंटी के भरोसे हैं, मोदी की गारंटी इस बार जनता नहीं लेने वाली। ठीक, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रेम जी, आपका जवाब मैं उसके बाद लूंगा। हम बात कर रहे हैं कि किसके दावे में कितना दम है। बीजेपी 50% वोट देश में और 400 सीटों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी दावा हुआ कि वोट 50% नहीं होगा, बल्कि जितनी सीटें हैं वो सीटें बीजेपी की आधी हो जाएंगी। मतलब 150 सीट पर बीजेपी इस बार 2024 में सिमटने जा रही है। बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से, ए.के. वाजपेयी जी एलजेपी-आर पार्टी से हमारे साथ हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू से। ब्रेक से पहले आपने सबके अपने अपने दावे और तर्क सुने कि 2024 में किसकी जीत होने जा रही है और कितनी बड़ी जीत होने जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले अभय जी ने कई तर्क दिए, फिगर्स दिए कि क्यों नहीं चलेगी मोदी की गारंटी। देखिए किस तरह से कांग्रेस वाले झूठ की दुकान है। अब इन्होंने कहा पुलवामा पे कुछ हुआ ही नहीं, जांच हुई नहीं। साहब पुलवामा पे जांच हुई। 2020 में 13,850 पन्नों की चार्जशीट फाइल हुई। कुल 19 अभियुक्त थे, उसमें से 15 गिरफ्तार किए जा चुके, 4 अभियुक्त पाकिस्तान में फरार हैं। और इतना ही नहीं किया गया, बालाकोट में घुसकर जो है पाकिस्तान के आतंकियों के अड्डे पर पहली बार एयर स्ट्राइक हुई। और उस एयर स्ट्राइक पर छाती पीटने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में एक सियापा दल भी निकला, जिसको भी भारत की जनता ने नकार दिया। एक बात। दूसरी बात, अभी बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे,
उनकी एक बायोग्राफी रिलीज हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि जब 26/11 का हमला हुआ तो कांग्रेस की तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कराची के आतंकियों के कमांड सेंटर पर इसलिए हमला नहीं किया कि उससे जो है उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को झटका लगता और विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता था। तो जो लोग आतंकवाद में भी, और आपको याद होगा कि श्रीमान सलमान खुर्शीद ने चुनावों के समय इस बात का खुलासा किया था कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो बलिदानी मोहन चंद शर्मा के लिए आंसू नहीं गले, बल्कि आंसू टपके श्रीमती सोनिया गांधी के आतंकवादियों के लिए। तो आतंकवादियों के लिए आप आंसू टपकाते रहे, लेकिन आतंकवादियों को घुसकर टपकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करती रहेगी। प्रेम जी, यही तो कहा अभी राजीव जी ने कि इस बार पुलवामा की शोक लहर नहीं आपके साथ, उसका कितना वोट पड़ा, कितनी सीटें आई, कौन हमारे जानता है? साथ बहुत सारी लहरें हैं। नहीं, उसकी सिर्फ एक मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं होता है, आप ये भी जानते हैं। और आज भी अगर भारत में कोई आतंकी दुस्साहस करेगा तो घुसकर मारने की ताकत कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह जो है, हम जो है वोट की राजनीति के तराजू पर तौलकर आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और बराक ओबामा की पुस्तक इस बात की प्रमाण है कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में और पुलवामा के बाद भी जो हरकतें कांग्रेस ने की वो आप जानते हैं। डोकलाम हुआ तो किस तरह से जो है चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के चंदाखोर दूतावास में गए थे, ये भी लोगों ने देखा। तो बेरोजगारी पर बात कर रहा हूं मैं एनएसएसओ 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूं। 1991 से 2013 तक इस देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुल रोजगार का सृजन हुआ 6.1 करोड़, जिसमें 6 वर्ष जो है आदरणीय वाजपेयी जी की भी सरकार के थे, जिसमें ग्रोथ रेट जो है ज्यादा, सबसे बेहतर ग्रोथ रेट था। इनके कार्यकाल में 4 करोड़ भी रोजगार का सृजन नहीं हुआ था। और 2020 से 2023 के इन 3 वर्षों में, जिसमें कोरोना का काल भी है, उसमें सिर्फ ईपीएफओ का आंकड़ा है 4.98 करोड़ लोगों को जो है नए ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं, यानी उनको रोजगार मिला है। और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक रोजगार सृजित होता है तो कांग्रेस के ही अर्थव्यवस्था वाले श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह और अहलूवालिया कहते थे कि 9 रोजगार जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। तो मैं 8 ही पकड़ लेता हूं, तो 5 में 8 का गुणा कर दें तो 40 करोड़ रोजगार का सृजन सिर्फ 3 वर्षों में हुआ है। और जिस तरह से विकास कार्य में हमने सिर्फ मुद्रा लोन में 41 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, उसमें से 21% फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। अगर सिर्फ उन्हीं को मैं रोजगार का मान लूं तो उसके अनुसार जो है 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। 111 यूनिकॉर्न्स भारत में पिछले जो है कुछ वर्षों में हुए। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन की कंपनी जो हो जाए। तो 111 मोटे तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के काम के प्रति लोगों में कोई असंतोष नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, हमने काम किया है और इनके दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। और इसी कारण मध्य प्रदेश में इनको मुंह की खानी पड़ी, राजस्थान में ये भयंकर पराजित हुए और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार हाथ से इसलिए गई क्योंकि ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। चलिए ठीक है, एक बार राजीव जी की, क्योंकि ये पुलवामा, सौरभ जी एक रिप्लाई देने दीजिए प्लीज। मेरे ख्याल से एक क्रम से चलें तो अभय जी सब लोग बात कर पाएंगे। मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा। एक बार जरा राजीव जी के पास चलता हूं फिर से मैं। राजीव जी, आपकी बातों का उत्तर भी उन्होंने दिया। अब जरा अभी जो बात वाजपेयी जी कह रहे थे, दरअसल ये बात कई लोग महसूस करते हैं कि विपक्ष में आप हैं, आप इनकी कमियां गिनाएंगे, ठीक है, ये तो आपका दायित्व हुआ, लेकिन आपको कोई ऑल्टरनेट पॉजिटिव विजन भी देश को देना पड़ेगा, वो कहां है? देखिए, सबसे पहले मैं 400 सीटों का जो सच है ना, मैं आपको कुछ राज्यों में जो संसद सदस्यों की संख्या, जो लोकसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभावी आधार नहीं है। अब मैं आपको बिहार की 40 सीटों पर, यहाँ 22-23 से 24% तक आने में दम फूलेगा भारतीय जनता पार्टी का। अब इसके बाद आप आ जाइए झारखंड की 14 सीटें, यहाँ बहुत ही मुश्किल है 50 सीटों का आंकड़ा तय कर पाना। कर्नाटक की 28 सीटें, असंभव। केरला की 20 सीटें, जहाँ बस ये केवल लंबे समय से यही कहते हैं कि हमारे वोटों का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो 50 सीटें, 50% का वोट लाने में तो 2045 का इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं आपको मणिपुर से लेकर मेघालय से लेकर छोटे राज्य, मिजोरम, नागालैंड,
उसके बाद दिल्ली के जो 7 सीटों का सवाल है, जहां इनके एमपीज हैं, यहां भी 50% का आंकड़ा छू पाना बेहद मुश्किल होगा जब कांग्रेस और आप मिलकर लड़ेंगे। उड़ीसा की 21 सीटें, भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष में वहां है, लेकिन 50% वोट लाना असंभव है। और इसके साथ ही पंजाब, जहां की 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है वहां। इसके बाद तमिलनाडु की 39 सीटें, आप ये देख लीजिए, ये 39 सीटें हैं और तमिलनाडु में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। 2-4-5% वोट पर ला करके संतुष्ट हो जाएंगे, काफी होगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तो ये परिस्थिति है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की 42 सीटें। और मुझे लगता है इन राज्यों के अलावा जिन राज्यों में मैंने जिन राज्यों की चर्चा नहीं की, वो इनके 225 सीटों में पुलवामा का जो की सहानुभूति लहर पर उन्होंने जो भी जवाब दिया हो, लेकिन दरअसल पुलवामा एक बड़ी असफलता का द्योतक है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के विंग्स के साथ का जो संवाद का अभाव था, उसकी वजह से ये शहादतें हुई हैं। ये गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई थी। और इसको सत्यपाल मलिक जी के रहस्योद्घाटन के बाद अब पूरा देश जानता है। इसीलिए ये केवल मतों का अंतर ये घटेगा नहीं, ये एक अविश्वास और जो भरोसे को लेकर के एक सवाल खड़ा हुआ है, उसके लिए भी उन्हें जवाब देना होगा। देखिए आक्रमण कैसे होगा। इंडिया इनकी केवल कमियां नहीं गिनाएगा, हम एक वैकल्पिक विजन डॉक्यूमेंट के साथ भी आएंगे। अर्थव्यवस्था की खामियां, जहां 1% लोगों के पास इस देश की आमदनी का 40% हिस्सा केंद्रित हो, जहां देश की बॉटम 50% के पास केवल देश की आमदनी का 3% हो, ऐसी जो विसंगतियां हैं और इस तरह का जो असमानता है, जिसके कारण आप पर कैपिटा इनकम में आप दुनिया के 125 देशों में भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे इसको बेहतर आपने भी जो राज्य गिनाए इस पर हम लोग बात करेंगे। कैसे ज्यादा रोजगार। सर एक चीज, केवल एक चीज का जवाब उत्तर और पूछा। ये उन्होंने जैसे कहा कि भाई आपका प्रचार है कि देश में इतनी इतनी विषम परिस्थितियां, अब ये तो जनता देखेगी कि भाई वो आपकी बात को सही पा रही है या इनकी। लेकिन एक बात तो दिखती है साफ सबको, वो लीडरशिप की बात है। अब ये मैं कोई वही क्लीशे सवाल बार बार नहीं आपसे पूछूंगा, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास लीडर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बड़ी टावरिंग फिगर है, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। देखिए इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। जब करिश्मा चूकता है तो फिर इसकी भरपाई आप कहीं से नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, जहां नीतीश कुमार जी होंगे, जहां राहुल गांधी होंगे, जहां अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगे, जहां डीएमके से स्टालिन होंगे और तमाम देश के उन तमाम नेताओं का नाम मैं बगैर लिए उन सबका सम्मान करते हुए ये कहना चाहूंगा, ठीक है, कि ये जो विविधता है इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर में, जो रीजनल इम्बैलेंसेस को लेकर के सवाल हैं या जो एक संतुलन साधने की बात है, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और पहले क्या हुआ है, हर चुनाव। सर मैं जरा एक बार वाजपेयी जी के पास आपकी बात पहुंचा दूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी का करिश्मा चूकेगा, पर हम उपचार और अपने तरफ से विकल्प क्या होगा वो लेकर आएंगे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा चूक भी सकता है, ये मानना कि वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी विफल नहीं होगा, ये गलत होगा। वाजपेयी जी, बहुत सारे राज्य भी उन्होंने गिनाए, अभी मैं आंकड़ा देख रहा था तो 250 सीटों के करीब उन्होंने बता दिया। इनके मुताबिक इन 250 सीटों में 75 भी एनडीए बीजेपी नहीं पहुंचती दिखती, कहां से आएंगे 400? ऐसा है सौरभ जी, राजीव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही पुराने तजुर्बेकार एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, 30 साल से बिहार में राज्य लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पास है, कहाँ पहुंचा दिया? आज भी इनकी डिमांड है कि बीमारू राज्य कई बार आप आए और गए भी हैं, स्पेशल स्टेटस दीजिए। वाजपेयी जी कई बार इस पे डुबकी लगा सुन लो चुके ना, हैं। बात सुन लो राजीव जी। अरे आप और भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन तो लो ना, हमारी डुबकी छोड़ दो। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, इसका मतलब मैंने सही बोला, तो मौसम वैज्ञानिक की पार्टी से। अच्छा राजीव जी, आपकी बात सही भी है, लेकिन जरा उनकी बात पूरी इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है सौरभ जी, मैंने सही जगह हाथ रखा है, इसका मतलब ये हुआ मैं सही बात कह रहा हूँ। देखिए जो भाषण ये दे रहे हैं, माफ करना, वो बिहार में कुछ करके दिखाते ना, तब जनता आपको क्रेडिबल मानती ना। लालू कन्विक्टेड हैं, माफ करना,
चारा घोटाले में। नीतीश कुमार 18 साल से राज कर रहे हैं बिहार में, आज भी 7 साल में डिग्री मिल रही है। वो एक सज्जन का अपॉइंटमेंट हुआ है स्कूल के टीचर की पोस्ट पे बिहार में, तो वो ज्वाइन करने गए तो वहां पे एक खेत में झुग्गी सी बनी हुई थी, कहाँ ज्वाइन करेंगे? माफ कर, छोड़िए उन बातों को। आपका आकलन आपकी जगह सही है, हमारा ये मानना है कि मोदी सरकार ने 9 साल में जो काम किए हैं, उन काम की वजह से जनता मोदी के साथ पूरी मशक्कत से खड़ी हुई है। और ये खाली कहना नहीं है, अभी हमने 3 राज्यों में करके दिखाया है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि मोदी जो बात कहते हैं उस पे जनता मोहर लगाती है और विश्वास करती है। ये तो बार बार टेस्ट हो चुका है ना। अब आ जाओ दूसरी बातों पे कि उड़ीसा में है, आंध्रा में है, फलानी जगह, तो ये तो 19 में भी था मामला, 19 में भी यही सब पोजीशन थी। अब इन्होंने टारगेट किया कि जहां जहां हम कमजोर हैं, शायद 160 सीटें इन्होंने इंगित की हैं, उसमें उड़ीसा भी है, आंध्रा भी है, तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी भी है। उन्हीं सीटों पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां इनको वोट मिलना है, जहां इनका पक्का वोट है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी पे इन्होंने कार्यकर्ताओं की, MP की, मिनिस्टरों की, सबकी फौज लगा दी है। देखिए 400 नहीं मिलेंगी, 2-4 कम हो जाएंगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ जो टारगेट अमित शाह ने अनाउंस कर दिया वो अधिकतर पूरे हुए उनका वादा। ठीक, फिर हम वही बात कहेंगे कि खाली वादा नहीं होता, खाली आकलन नहीं होता, उसके पीछे शक्ति है काम करने की। काम 9 साल में किए हैं। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट डिमोलिश हो जाता है। 11% की बेरोजगारी थी कांग्रेस के रिजिम में, इनके में है 8.8। किस पे टिकेंगे ये, किस बातों पे टिकेंगे? अच्छा ठीक है सर, आपने कहा कि अमित शाह ने जो टारगेट दिया वो पूरा भी किया अमित शाह। मुद्दा एक बार जरा कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की जो तैयारी है वो भी, क्योंकि अभी CWC की मीटिंग खत्म हुई थी, जरा उसके बारे में भी, अपनी तैयारी के बारे में अभय जी बताइएगा कि आपने क्या संकल्प लिए हैं और कैसे पूरा करेंगे उसको। अब जैसे एक अंतर के तौर पर एक बात, अब 160 सीटें बीजेपी ने वो चिन्हित की जहां ये हारे थे या ये कमजोर हैं। CWC में यह फैसला हुआ प्रियंका गांधी वाड्रा जी को लेकर के कि अब वो यूपी का जिम्मा उनके पास नहीं होगा। तो ये लोगों ने कहा कि भाई वहां तो उनको और ताकत लगानी चाहिए थी, आपकी बड़ी लीडर है, चुनाव हार गए तो क्या हुआ, वहां डटे रहना चाहिए था, वहां से छोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं, व्यापक रूप से समूचे देश में उनकी आवश्यकता है, सिर्फ एक प्रांत में बांधकर नहीं देखा जा सकता। पहले 10 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना जरूरी, फिर हम अपने विषय पर बात करेंगे। देश के लोगों गौर से सुनना जो मैं बात कहने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और अलायंस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप इसलिए लगाती कि ये पोलराइज कर सके वोटों के लिए। ये आतंकवादियों का तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारियों, भगोड़ों और धन्ना सेठों का पुष्टिकरण करती है। आप सुनकर चौंक जाएंगे, आप गूगल करिएगा, सैफुल्लाह फारूक नाम का एक दुर्दांत आतंकवादी था जिस पर पंडितों की हत्या के न सिर्फ इल्जाम थे, 10 वर्ष जेल काट के आया। अजहर मसूद का शिष्य रहा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली उसने। उसको भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह साहब के विशेष आशीर्वाद से वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, आरोप यह था कि पाकिस्तान से हथियार लाकर सप्लाई करता, घोषित आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट इन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तालिब हुसैन घोषित आतंकवादी था, गांव वालों ने पकड़ा। पता है कहां खड़ा था वो खड़ा था अमित शाह साहब जब कश्मीर गए तो उनके मंच के पीछे। रियाज अटारी जिसने राजस्थान में कन्हैया लाल जी की हत्या की, उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी साथ है, सारे चैनलों ने बताया। किशन भारवाड़ की उसी प्रकार गुजरात में हत्या कर दी गई, तिल तिल तड़प तड़प कर मरा किशन भारवाड़। वो गुहार लगाते रहा गुजरात की सरकार से, भाजपा सरकार से कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या कर दी जाएगी। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जब उसकी बच्ची ने जन्म लिया, मासूम बच्ची ने, तो वो चेहरा देखना चाहता था। तेरा चेहरा देखने गया, उसके पहले चौराहे पर उसको गला काट कर हत्या कर दी। 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया। वहां NIA की जांच तक नहीं हुई। 1000 दान पात्र दावते इस्लामी के मिले अहमदाबाद में। आपने सुना कभी कि वहां NIA की जांच हुई हो? पाकिस्तान के संगठन के 1000 दान पात्र मिले, क्योंकि बदनाम हो जाएंगे ये। देश की चिंता इनको नहीं है। अब आ जाइए, धन्ना सेठों और भ्रष्टाचारियों का पुष्टिकरण, बड़ी बड़ी आरती उतार रहे थे। अभी छगन भुजबल साहब की फाइल गायब हो गई साहब, ED ने कहा फाइल ही घूम गई, मुकदमा क्या चलाएंगे। जिनको प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे, अजीत पवार जी, उनपे
जुलाई 2021 में ईडी ने एक लेटर जारी किया कि वो और उनकी पत्नी बैंक घोटाले के स्कैम में शामिल है और 65 करोड़ की संपत्ति इनकी सीज की जाती। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, ये कहते थे दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी, भाजपा में शामिल कर लिया, सारे पाप धुल गए। हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली इन्होंने कहा कि साहब देखिए लुई बर्जर केस का आरोपी है, ये पूरे प्रमाण हमारे पास है। अगले महीने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा, मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुकुल राय, हेमंत बिस्वा शर्मा सहित सारे जितने आरोप थे वो आखिरी जवाब देने मुझे भी अवसर मिला। उसी रिपोर्ट का हवाला देकर बता रहा हूं, जिसका प्रेम शुक्ला जी ये जो झूठ के 4 चांद लगा रहे थे, इंडिया टीवी की खबर है। इंडिया टीवी की उसी एनएसएसओ की खबर है, 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी 6.1% होकर 45 साल की। ये एनएसएसओ की ही रिपोर्ट थी। उसी के बाद उन्होंने कहा कि 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि 70 के दशक से मूल्यांकन करते थे कि रूरल कंजम्पशन भारत के गांव वालों की खाने में कमी की 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करने लगा। अच्छा ठीक है अभय जी, ठीक, बहुत सारे विषय हो गए। मैंने तो ये सोचा था कि आप थोड़ा अपने बारे में भी बताएंगे कि हमारा ये विजन है, हमारी टीम यूं तैयार हुई है। मैं जरा ये इसका जवाब दे दे, वक्त रहेगा तो फिर और बात करेंगे। मैं एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं वो बता दूं आपको, बस एक 10 सेकंड। अब मुझे अवसर दीजिए। अभय जी, मैं आपके लिए पर्याप्त समय रखूंगा। प्रेम जी पर्याप्त समय आपके लिए, जरा 30 सेकंड में इनकी बात में सुन लूं कि इनकी तैयारी क्या है, सीडब्ल्यूसी में क्या तय किया है। 1 मिनट दे दीजिए, लेकिन मुझे समय दीजिए, पूरा समय दो। व्यापक देखिए, ये जो आज तक जितनी बातें और सर्वे हो रही है, जब तक की सीट शेयरिंग हमारी नहीं हुई है। सौरभ जी 2004 में इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारे थे, और मोदी जी अटल जी से बड़ी तो टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है। अटल जी को हमने उस समय हराया था, इन तीनों प्रांतों के बुरी तरह हारने के बाद जी। आज पूरे देश में ये जो दक्षिण भारत के दरवाजे से तो पूरी तरह बाहर हो गए। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे, उसमें इंश्योर करेंगे कि भारत का जो बैकबोन है, जिसको तोड़ दिया एमएसएमई को, चीन से इंपोर्ट कर करके और बड़ा धन्ना से। अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे आप चौंक जाएंगे, 27 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए गए। उसी सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है। ठीक है तो अभय जी, मेरे पास समय नहीं रह जाएगा इनके लिए, आपकी बात का भी जवाब आना है, अब थोड़ा फेयर भी नहीं रहेगा। आपने कहा ठीक है, आपने कहा हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे, हमारी सीट शेयरिंग भी होगी, इनको पूरा जवाब मिल जाएगा। दक्षिण ने इनको आउट कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भोजन करने बैठी थी श्रीमती प्रियंका वाड्रा, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि श्रीमती सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की हत्या करने वाली संस्था को जो चंदा दिया था। अब देखिए बीच में बोलने लगे, सुनना चाहिए, ये बोलिए, बोलने लगे, आपको बहुत समय मिला। सत्य नहीं है, सबके सामने है कि राजीव गांधी अपने पिता के हत्यारों के साथ संपर्क बनाने वाली प्रियंका वाड्रा। अब देखिए चिल्लाने लगे, ये गलत है। अभय जी, आप कह रहे हैं गलत है, तो ठीक है, आपकी बात भी रिकॉर्ड पे आ गई। अब जरा इनको सुन लीजिए, बात पूरी करने दीजिए। अब बताइए ना, मैं सत्य में फोटो भेज देता हूँ किस तरह से प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों के साथ कारागार में भोजन कर रही। मैं तो आपको फोटो भेज देता हूँ, अभी फोटो भेज देता हूँ, मैं अभी तस्वीर भेज देता। देखिए सौरभ जी गलत है। अच्छा अभय जी ठीक है ना, आपने कहा ये गलत है, ये झूठ है, ये बात भी दर्शकों ने सुन ली ना, प्लीज। जिन पर आप अब ठीक है ना, आप लेकिन इनको अपनी बात कहने दीजिए। आगे प्रेम शुक्ला जी आगे बोलिए। अभय जी मैं प्लीज निवेदन कर रहा हूं, ऐसे ना करें, डिस्टर्ब ना करें। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के हत्या करने वाले संगठन को डोनेट किया। अभी भी आप जाकर जो है गूगल पे चेक कर लीजिए एक बार। अभय जी प्लीज ऐसे बीच में नहीं, प्रेम जी की आवाज आएगी। सौरभ जी ये गलत तरीका है, प्रेम जी की आवाज आए केवल। नहीं ठीक बात है, ये बोले, उन्होंने बोला, आपने सुना, अब उनको भी सुनना चाहिए। बोलिए। श्रीमती प्रियंका वाड्रा का राजीव गांधी के हत्यारों के साथ सांठगांठ का क्या औचित्य है? श्रीमान राजीव गांधी के हत्यारे, आपको याद होगा मिलाप चंद जैन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी कि डीएमके जो है उसका राजीव गांधी के हत्यारों से संबंध रहा है। और आज उसी डीएमके जब सनातन को गालियां दे रही है, जब डीएमके कह रहा है कि हिंदी भाषी जो है सिर्फ शौचालय साफ करते हैं, तो आज भी ये उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। साफ साफ दिखाई। यासिन मलिक जो हत्यारा था, जिसको आज एनआईए ने जेल में डाल रखा है, वो यासिन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ वो किस तरह से जो है आकर दावतें उड़ाता था, ये पूरे देश में भली भांति देखा है। किसने नहीं देखा मुझे बताइए? यासिन मलिक में किसी के मन में जरा सा भी संदेह है क्या? किसी को तो कोई संदेह नहीं है। अजमल कसाब
जिसने जो है हत्याएं की, नरसंहार किया, उस अजमल कसाब को क्षमा याचिका पर सिग्नेचर कांग्रेस के विधायकों ने किया। यह सत्य है कि नहीं है? अफजल गुरु, जिसको फांसी की सजा 2006 में सुना दी गई थी, उसको इसलिए 6 वर्षों तक जिंदा रखा ताकि जम्मू एवं कश्मीर में इनको वोट मिल सके, और उसको फांसी पर चढ़ाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 2015 में बयान दिया कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत फैसला था, तो आतंकवादियों के साथ इनके हाथ हैं, ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है। आतंक में जब राजीव गांधी के हत्यारों से समझौता कर सकते हैं तो इसके नीचे और कहां तक गिर सकते हैं, क्या कहा जाए। और बाटला हाउस एनकाउंटर के मामले में श्रीमती सोनिया गांधी रो रही थी, मेरा अब नहीं था आरोप, ये जो है ये दावा जो है श्रीमान सलमान खुर्शीद का था। तो और मैं बराक ओबामा की पुस्तक को मैं कोट कर रहा हूं जिसमें कहा, और इसी के साथ आपको याद होगा विकीलीक्स जब हुआ था उसमें बताया गया था कि अमेठी के दौरे पर ब्रिटिश राजनयिक से श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि इस देश को इस्लामी आतंकवाद से खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। कौन नहीं जानता कि समझौता एक्सप्रेस में सफदर नागौरी ने अपनी भूमिका कबूल की थी, उसके बाद जो हिंदू आतंकवाद, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, आपने भी लगाए, सफदर नागौरी को छोड़ दिया। अब वैसे तो आज हमारा विषय ये था कि तैयारी किसकी कैसी है। प्रेम जी, मुझे लगा आपको मौका मिल गया होगा अपनी बात कहने का, समय इतना ही अनुमति दे रहा है। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, राजीव रंजन जी, AK वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ आज। अब तैयारियां तो हर दल कर रहा है, अब लेकिन वो जमीन तक कितनी पहुंच रही हैं, कितनी व्यवहारिक दिखाई देते हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई दिखाई देती है, इसी पर आज के कुरुक्षेत्र की बहस आपने देखी।